अगर आप आज से 100 साल पहले सोवियत यूनियन में पैदा हुए होते तो आपको पूरे इतिहास के सबसे भयानक डिक्टेटर का सबसे अद्भुत इकोनॉमिक मॉडल एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इसका नाम है जोसेफ स्टालिन। ये सिर्फ एक लीडर नहीं है बल्कि एक ऐसा सनकी आदमी है जिसने मॉडर्न रशियन इकोनॉमी को जन्म दिया है बिना किसी इनोवेशन या वो क्या कहते हैं आजकल डेमोक्रेसी, बिना किसी डेमोक्रेसी के, बल्कि ओल्ड स्कूल मेथड्स, मानो कोई लोहार किसी तलवार की रचना कर रहा हो, भट्टी में जला के पिघला के हाई प्रेशर और टूटी हड्डियों के दम पर बनी ये इकोनॉमी आज पूरी दुनिया में खलबली मचा रही है। केवल 40 साल में ये लोग पिछड़े नौकर गवार कहलाए जाने से जीरो अनएम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेते हैं। एक इंसान और सैटेलाइट को पहली बार स्पेस में पहुंचा देते हैं। पूरी दुनिया के सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन्स के मालिक बन जाते हैं। ये कहानी किसी भयंकर एक्शन मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं है। कुर्सी की पेटी बांध ले, मग्गे में पॉपकॉर्न लेकर उसे थाम ले, प्रभु का नाम ले एंड एंजॉय। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको सोशल सिचुएशंस में बुली किया जाता है और आप उन परिस्थितियों में फ्रीज हो जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको बचपन से ही कॉन्फ्रंटेशन से, तकरार से बचने के लिए मजबूर किया गया है। आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया। लेकिन प्रेशर में बेहद तेज सोच पाना, जवाब दे पाना बिना ऑकवर्ड या गुस्सा हुए एक ऐसी स्किल है जिसे मॉडर्न रिसर्च की मदद से मास्टर करना बेहद आसान हो चुका है। ये सभी मेथड्स हमने समझाए अपने लेटेस्ट प्रोग्राम कम बैक प्रोटोकॉल में, लिंक इन बायो, इसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, स्टालिन से पहले रशिया किसी विशाल सपाट खेत के बराबर था जहां आदमी और जमीन साथ में खरीदे और बेचे जाते थे। 90% लोग छोटे मोटे किसान या नौकर थे जो गेहूं उगाते थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। इसीलिए रशिया बाकी के यूरोप से इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेहद पीछे रह चुका था। इनके पास ना तो कोई फैक्ट्रीज थी और ना ही टेक्नोलॉजी। लेकिन 1930 में स्टालिन की खोपड़ी घूमी। उसने पलट कर बोला, अगर अब हमने इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया तो एक दशक के अंदर अंदर वेस्ट हमें कुचल कर रख देगा। और बेहद एक्यूरेट बयान, क्योंकि एग्जैक्ट 10 साल में हिटलर अपनी फौज लेकर बॉर्डर पे पहुंच गया उनके। तो स्टालिन ने पूरे देश को रातों रात पलटाने का गेम सेट कर दिया। इतना भयानक कट्टर प्लान था ये, एक ऐसा मानो कि कल को मोदी जी उठकर बोले कि भैया सारे ससुरे इंजीनियर बनेंगे ना, फिर देखियो तुम। हाँ, अब देख तू। स्टालिन सोवियत यूनियन को देखता तो उसे दिखाई पड़ता एक धीमा ओल्ड फैशन किसान देश, जिसके चारों तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और भयंकर इंडस्ट्रीज वाले देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, उसे पीछे पछाड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसे बदलने के लिए उसे चाहिए थी दो आवश्यक चीजें। सबसे पहला पैसा, डॉलर, पाउंड्स, हजारों मशीन्स, स्टील और फैक्ट्रीज खरीदनी थी। यूएस और जर्मनी से टक्कर लेनी थी भैया, और पैसा था नहीं। उसके बाद वर्कर्स, लाखों लोगों को गांव से उठाकर उनको शहर में बसाना था, इन्हें फैक्ट्रीज के लिए ट्रेन करना था, इनमें काम देना था। दिक्कत ये थी कि ये किसान जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर खेती कर रहे थे, गवर्नमेंट को फसल सस्ते में नहीं बेचते थे। अभी बताऊंगा मैं कि इससे होगा क्या। पहले प्लान सुनो। मेरे पास एक स्कीम आई है, सारे किसानों को एक बड़े कलेक्टिव फार्म में इकट्ठा करो, जिसे एक गवर्नमेंट मैनेजर चलाएगा। सारे लोग सब के सब एक साथ एक ही जमीन पर काम करेंगे। सब कुछ सरकार के अंदर होगा। औजार छीन लो सबके, जमीन छीन लो सबकी, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेगी और लोग साथ में काम करेंगे। इससे होगा क्या? दो चीजें। अब गवर्नमेंट को सबसे पहले तो पब्लिक से उनकी फसल का हिसाब किताब पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या किया उन्होंने उसका, वो सब ले लेगी और मैनेजर का काम है उसके बाद फसल को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना। फिर चाहे अपने देशवासियों के लिए कुछ बचे या ना बचे, वो भूखे मर जाए। इस फसल को तुरंत के तुरंत इंटरनेशनल बाजार में फॉरेन करेंसी के बदले बेचा जाता और इस पैसे से तुरंत के तुरंत ट्रैक्टर्स, फैक्ट्रीज, स्टील के भयंकर ऑर्डर की डाउन पेमेंट कर दी जाती। वहां अपने देश के किसान मर रहे हैं, लेकिन उसके बदले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अब पैसे से सारी मशीन ले ली गई और लेबर बेचारे इतने भूखे मर रहे थे कि लाखों की संख्या में मजदूर सब छोड़ छाड़ के चंद पैसों के लिए फैक्ट्रीज में बेचारे काम भी करने आ गए। गवर्नमेंट ने सारे रिसोर्सेज का आखिरी ढेला तक हैवी इंडस्ट्रीज में डाल दिया। कोल, पैसा, स्टील, सब कुछ केवल बिजली, आर्मी और इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होता रहा और कुछ ही सालों में रशिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट 300% बढ़ गया। यूएसएसआर ने इतनी फैक्ट्रीज खड़ी कर दी जितने पूरे यूरोप ने, बाकी के पूरे यूरोप में मिलाकर नहीं करी थी। एक जनरेशन के अंदर अंदर लकड़ी के फट्टे बनाने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगे। मानो तांगा चलाने वाले 20 साल के अंदर स्पेस में पार्टी चल रही है। ऑब्वियसली इसकी कीमत लाखों जिंदगियां थी। अब जब तक गवर्नमेंट को यह पता लगा कि साला आधी जनता को तो भूखा मार दिया हमने, ओहो, ये तो बहुत ही घोर पाप कर दिया है। क्यों? अब साले लेबर कहां से लाएंगे? अब इन्होंने सोचा कि भैया लेबर तो चाहिए ही, तो क्या हम इनको इनकी जमीन वापस दे दें? ना, अच्छा, एक काम करते हैं, इनको स्वतंत्रता दे देते हैं, आजाद कर दें क्या इन्हें? तो सोचो इन्होंने क्या किया होगा। मजदूरों को कलेक्टिव खेतों से
लीगली ही बांध दिया गया। अब बिना परमिशन के तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते, तुम अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं सकते हो। नई फैक्ट्रीज तो बना दी, लेकिन इन्हें चलाने वाले लोग तो पिछड़े ही थे। तो स्टालिन ने ऑर्डर दिया कि डिसिप्लिन बनाने का एक नया सिस्टम बनाया जाए। अगर तुम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते तो तुम्हें देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाता था। नौकरी से निकालने का कोई सीन भी नहीं, धरती से गायब है आदमी सीधा। लेकिन अगर तुम इन्हीं टारगेट्स पर रिजल्ट्स लाते हो तो तुम्हें बना देंगे नेशनल हीरो। रिसोर्सेज की कमी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद ये भाई साहब पैरानोया में चले जाते हैं, भयंकर बिना फालतू में लोगों को मरवाना चालू कर दिया। तू भी जासूस, तू देशद्रोही, तू अमेरिका का जासूस। लेकिन ट्रॉमा, अंधाधुन बलिदान और हैवानियत से बना यही सिस्टम अंत में सोवियत यूनियन को वर्ल्ड वॉर 2 झेलने की ताकत देता है। इसके बाद ये देश एक सुपर पावर प्रकट होता है। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, जर्मन इंजीनियरिंग हमेशा से बेहद एडवांस होने के लिए जानी गई है। इनका दिमाग ही अलग चलता है बिल्कुल ही। इतने एडवांस थे ये कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा ही इंजीनियरिंग करनी चालू कर दी। अपने टैंक्स में, अपने हथियारों में। टेक्नोलॉजी तो समय से ही परे थी, लेकिन बनाना बेहद मुश्किल हो गया उन्हें। सोवियत्स वहां अपना सिंपल, टिकाऊ, मजबूत है डिजाइन पर फोकस करते हैं। हथियारों को सरपट बना, साले बनाते बहुत तेज थे। एक महीने में उस जमाने में 2000 टैंक की कैपेसिटी। वाह, वहां ये जर्मन बेचारे बड़े मुश्किल से जाके कहीं हजार पहुंचा पा रहे हैं। इनका एक टैंक फूटता, सोवियत 3 और भेज देते। फैक्ट्रियां बना दी सालों ने। इतनी फैक्ट्रियां बना दी, दैब टैंक, दैब बंदूकड़ी, प्रोडक्शन में आउट कम्पीट कर दिया। आपको याद है कैसे सोवियत्स ने देश के एक एक रिसोर्स को अपनी फैक्ट्रीज बनाने में लगा दिया था, जहां उन्होंने कंज्यूमर गुड्स पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। कपड़े लत्ते, खाना पीना कुछ भी ना। तो जर्मन्स ने तो कुछ फैक्ट्रीज अपनी बचा के रख ली साइड में कि भैया इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा कौन। लेकिन सोवियत्स को पहले ही भुखमरी में जीने की आदत, उनको बेचारों को जीने नहीं दिया है स्टालिन भाई साहब ने। तो एक एक फैक्ट्री मिलिट्री प्रोडक्शन में लगा दी गई। जहां ट्रैक्टर बनते थे अब टैंक बनने लगे। एक सिलाई मशीन की फैक्ट्री अब गोलियां बना रही है। देखिए, जर्मन्स की स्ट्रैटेजी थी ब्लिट्जक्राइग। इसका मतलब पूरा गेम स्पीड था। अचानक से हमला बोलो, सारी फोर्स एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दो, उन्हें गोला बारूद दो, एयर सपोर्ट दो, उनकी सप्लाई और कम्युनिकेशन के चैनल ही काट दो। इससे पहले उन्हें कुछ समझ आए, उनकी बुद्धि चले, उनको चारों तरफ से घेर लो। और ये बेहद सक्सेसफुल थी। ओल्ड स्कूल स्ट्रैटेजी है। पोलैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, फ्रांस सब में बम्बू डाल के तंबू उखाड़ ही दिया। अब तो एक यूएसएसआर ही बचा है। अब एक तो यूएसएसआर बड़ा इतना, आधी दुनिया है वो, ऊपर से उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को हजारों मील अंदर शिफ्ट करवा दिया। जर्मन एयरफोर्स की औकात से बाहर चली गई बात, जहां से ये बॉम्ब गिरवाते। अब यहाँ जर्मन से एक सोवियत यूनिट की दही तोड़ते। कल सुबह फुल्ली फर्निश्ड रिप्लेसमेंट तैयार, हथियार सप्लाई। जर्मन्स का क्या रहा, उनके पास चीजें ही खत्म हो गई फेंक के मारने की। वहां पल्ली तरफ, वहां पे अनलिमिटेड रिफिल बटन, कोक। अब सोवियत जीत तो गए, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। 2.5 करोड़ देशवासियों की जान जा चुकी थी, वेल्थ डूब चुकी थी, और ऐसे आदमियों की कमी पड़ चुकी थी जो फैक्ट्रीज और फील्ड्स में भैया सबको छोड़ छाड़ कर काम कर पाए। तो जीत का जश्न मनाने के बजाय स्टालिन ने एक और स्कीम बना डाली। एक ऐसा प्लान जिसका गोल ना तो लोगों का पेट भरना, ये सब काम हम ना करें ना भैया उनके कोई घर बार क्या करना, फिर उजड़ के दोबारा नहीं बनवाने के, बल्कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को, बिजली, स्टील, कोल को फिर से एक्सपेंड करना। क्योंकि अब आने वाला था कोल्ड वॉर, जिसमें इनका सामना होने वाला था विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका। दुनिया जहान के रिसोर्सेज, लेबर्स सब के सब मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने में लगा दिए। नतीजा, इंडस्ट्रियल आउटपुट युद्ध से पहले के लेवल को भी चीरता फाड़ता हुआ निकल गया। इतनी तेज रिकवरी करी सालों ने कि वेस्ट की तस्वीर फट गई। पूरी दुनिया देखती रह गई कैसे यूएसएसआर दूसरी ग्रेट पावर बन चुका था, सुपर पावर। ऑब्वियसली ये सब कुछ जिन लोगों के कंधे पर हो रहा था, उनका इससे कोई ना के बराबर ही फायदा हुआ है। कपड़े, गाड़ियां, अप्लायंसेस, ये सब बेहद कम क्वांटिटी या फिर ना के बराबर मात्रा में पाए जाते थे। लोगों की बेसिक नीड्स भी मिलिट्री और पावर के लिए कुर्बान की गई। लेबरों के लिए खतरनाक तरीकों से डिसिप्लिन बनाना जैसे पहले था वैसे ही चलता रहा। अच्छा, इन्होंने जो है युद्ध के बाद जर्मनी से खूब माल लूटा है एज रेपरेशंस। जितने जेल के कैदी इन्होंने युद्ध के समय पे कैप्चर किए थे, पकड़ा था, गोलाग में डाला था, लाखों में संख्या होगी उनकी भी, उनसे भी जबरदस्त काम करवाया, तो बूस्ट बहुत जबरदस्त मिला। लेकिन इस सिस्टम में कुछ बेहद बारीक दिक्कतें थी, जिसके कारण शुरू होता है इस इकोनॉमिक मॉडल का कंप्लीट कोलैप्स। देखिए, हर फैक्ट्री में क्या और कितना बनेगा ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता था, जिससे ये कोटा कहते थे। मैनेजर का बोनस, रेपुटेशन, उसकी सैलरी, ये सारी चीजें कोटा को भरने या इसके ऊपर जाने पर डिपेंड करती थी। क्वालिटी और एफिशिएंसी मॉस्को में बैठे मंत्रियों के लिए नापना उस समय पे लगभग नामुमकिन था। तो सिंपल मैट्रिक्स रखे जाते थे कि भैया माल का वजन इतना होना चाहिए, लंबाई, नंबर ऑफ आइटम, फलाना ढिमकाना। तो लोगों ने हरामखोरी देखो कैसे करी है। अरे इधर आओ बेटे रामू, तुम्हें 10 टन स्टील की किलो का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। रामू गया सुमड़ी में और साले ने 5-5 किलो की कीले बना दी।
ताकि कम बनानी पड़े। वेट का कोटा भर दिया झटपट, लेकिन करूं क्या साले इस भाले का मैं। बेसिकली पूरे बाजार में लो क्वालिटी और उल्टे सुल्टे आइटम जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, उनकी संख्या बढ़ती चली गई और गवर्नमेंट को खबर मिलती रही कि भैया कोटा तो हो रहा है पूरा, कोई बात नहीं, क्या बात हो गई। दूसरी बड़ी दिक्कत ये थी कि फिक्स्ड प्राइसेस। देखिए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको बेहतर ऑफर्स अलग अलग कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये एक नेचुरल सिस्टम है जहां पे आदमी को ज्यादा काम करने के लिए रिवॉर्ड मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। ये यहाँ पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा काम करने का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं था, सोचने का कारण नहीं था। इंसेंटिव स्ट्रक्चर हिला हुआ था इस पूरे प्रोग्राम का। उसके बाद यहाँ सरकार ने चीजों के दाम भी फिक्स कर दिए। मतलब हुआ ये कि डिमांड बढ़ती चली गई और प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाया, क्योंकि बढ़ेगा कैसे? जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो उन्हें महंगा करना आवश्यकता हो जाती है, तभी प्रोडक्शन में पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि बेसिक रिसोर्सेज सबके लिए फ्री या फिर सस्ते होने चाहिए ताकि कोई भूखा ना मरे। तो इस आइडियोलॉजी के चक्कर में माल ही नहीं बचता था। कभी डिमांड बढ़ रही है भैया, प्राइस तो उतना ही है, तो आइटम आउट ऑफ स्टॉक। तो इतने बड़े फेलियर के बाद भी रशिया आज अमेरिका से टक्कर लेने लायक स्थिति पर पहुंचा कैसे? इतनी बड़ी सुपर पावर बना कैसे? अगर ये सब कुछ कोलैप्स हो गया, जो कि होगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट में। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कम बैक प्रोटोकॉल को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ भी कहीं पे आपको लिंक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करो और जाके खरीदो इसे।